नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय जो है काफी गंभीर है। आतंकवाद की बात करें तो लंबे साय से जो है आतंकवाद जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला और आतंकवाद का साया जो है हमें विभिन्न राज्यों में भी देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, मुंबई जैसे बड़े शहर की बात करें, यहाँ पर भी जो है आतंकवाद की घटनाएं जो है हमें देखने को मिली। और रिसेंट उदाहरण जो है हमारे सामने है दिल्ली। जी हाँ, देश की राजधानी लाल किले के पास चांदनी चौक में जिस तरह से आतंकी घटना हमें देखने को मिलती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो डॉक्टर्स की पाई जाती है। डॉक्टर्स जिन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, एक नोबल प्रोफेशन द्वारा जो लोग चूज करते हैं, वही अगर ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो कितना खतरा जो है हमारे समाज के लिए। आइए इसी विषय पर जो है जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देशवासी किस नजरिए से देखते हैं। इस समय डॉक्टर परवीन योगराज मेरे साथ हैं जो फॉर्मर सुप्रिंटेंडेंट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिस तरह से आतंकवाद की बात करें, आतंकी घटनाएं जो है हमें लगातार देखने को मिल रही हैं, उसमें ये उभर कर सामने आया कि डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर बनना जो है अपने आप में जो है काबिल तारीफ है। और जिस तरह से नीट की बात करें या फिर अन्य एग्जाम्स की बात करें, उसके बाद जाकर जो एक डॉक्टर बनता है और एक डॉक्टर आतंकी किस नजरिए से देखते हैं? जैसे आपने बताया, ये मेरे लिए भी बड़ी आश्चर्य की बात है। जैसे जिस दिन मैंने ये न्यूज़ सुना था, वाइट कॉलर टेररिज्म, ये नया वर्ड है, हमने कभी सुना नहीं। क्योंकि डॉक्टर का पेशा ऐसा नहीं है। आपको बताऊं, जब एक डॉक्टर एमबीबीएस करने जाता है, पहले 4-5 दिन के अंदर उसको एक हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है। हिपोक्रेट्स की ओथ है, वो एक फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। 405 ईसा पूर्व वो एक ग्रीक के फिलोसफर, वो हिपोक्रेटिक ओथ आज भी सुनाई जाती है। लेकिन 2022 में नेशनल मेडिकल कमीशन इसको चाणक संहिता करके चाणक ओथ कर दी और आज भी बच्चों को ये पढ़ाई जाती है। इस ओथ में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेवा करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पेशेंट के बारे में, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करना, और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, और अपना बेस्ट जजमेंट। लेकिन लास्ट लाइन में बताऊंगा, उसमें लिखा है उस ओथ में कि आई विल नॉट यूज माई मेडिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिविल लिबर्टीज इवन अंडर थ्रेट। जब ये ओथ एक डॉक्टर एमबीबीएस के बाद लेता है एडमिशन के वक्त, तो आज ये जो बात उभर के आ रही है, ये तो खुद ही इन्वॉल्व हो गए हैं इस मिलिटेंट एक्टिविटीज में। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शौक है, और इनफैक्ट हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी को ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है कि कॉमन मैन अब डॉक्टर्स को शक की निगाह से देखेगा कि डॉक्टर भी ऐसा कर सकते हैं। बट मेरा मानना यही है कि क्योंकि इस वक्त जो बाहर की एजेंसीज हैं कश्मीर वैली में, कहीं भी अब जो कॉमन मैन इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ये नया इनका मोडस ऑपरेंडी है बाहरी ताकतों का, पाकिस्तान या बांग्लादेश का, कि अब ये जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, इनको अपने नेटवर्क में इनको रेडिकलाइज किया जाए, और ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्निकल हैं, जल्दी सीख जाएंगे, जल्दी ये मिलिटेंट एक्टिविटीज करेंगे। इस समय एडवोकेट अमित मनास मेरे साथ हैं जो भाजपा के लीगल सेल के इंचार्ज भी हैं। सर, जिस तरह से आतंकी घटनाओं की बात करें, रिसेंट जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रही है, इसमें डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये मानसिकता की बात करें या फिर जो हमें ये खुलासा हुआ है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखें, ये मानसिकता ही बात है, ये आज से नहीं चल रहा। अब अगर आप देखें, इतिहास में जाएं तो 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी, वो किस बात पे हुई थी? मूवमेंट हुई स्टार्ट खलीफत के खिलाफ, खलीफा के खिलाफ टर्की में, लेकिन आंदोलन हुआ हिंदुस्तान में। इसलिए ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि इनको कोई लेना देना नहीं होता, इनकी मानसिकता ही खराब है, पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं। चाहे ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईआईटी बने, आईपीएस बने, इनकी जो जिहादी मानसिकता है ये उसका ही जो रूप है जो आप ये देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि बात होती है गाज़ा की, फ़लस्तीन की, लेकिन जो उसके नारे लगते हैं बॉम्बे में लगते हैं, जम्मू कश्मीर में। आज मैं देख रहा था मीडिया पर, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि रजौरी में हालात ख़राब हुए हैं इस वजह से कि उधर वो गाज़ा के लिए वहाँ पर वो जो कुछ संगठन थे वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे और लोगों में आपस में कोई झड़प हुई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मानसिकता कैसी है। सबसे पहले तो इनका कहना है कि जो इनकी मदरसा शॉप पढ़ाई है ना, सबसे पहले उसको रोक लगानी पड़ेगी। जब तक वो बंद नहीं होगी ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। जैसे कि पढ़े लिखे युवा जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, डॉक्टर जो नोबल प्रोफेशन हम जिसे कहते हैं, अगर ये तबका इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं जो है देश के लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है, हर किसी के लिए खतरा है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। इसका भी एक उदाहरण है, आज से कोई 17-18 साल पहले एक वीडियो लीक हुआ था, वो मीडिया में भी था।
उसमें क्या कहते हैं, इनके मौलाना बैठे हुए हैं एक जगह, कहीं कन्वोकेशन चल रही है, वो कह रही है अब हमें जिहाद जो है पढ़ाई के लेवल पे चलाना है, हमें ऐसे नहीं, अब हमें यूपीएससी में अपना रैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने हैं, अपने इंजीनियर्स ज़्यादा बनाने हैं, डॉक्टर वकील ज़्यादा बनाने हैं, अपनी तादाद बढ़ानी है इन जगहों पर। देखिए, अगर हम इस विषय के ऊपर बात करें तो एक समय था कि जब हम देखते थे कि ठीक है, ये कहा जाता था कि आतंकवादी कौन बन रहा है, जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। ठीक है, कोई प्रताड़ित व्यक्ति इस प्रकार से कहा जाता कि आतंकवादी कौन है, जो किसी भी कारण से प्रताड़ित किया गया हो। लेकिन एक व्यक्ति जो सरकार से सारे रिसोर्सेज भी ले रहा है और सब चीजें करने के बाद वो एक डॉक्टर बन रहा है और बाद में वो इस प्रकार की चीजें कर रहा है, तो कितना बड़ा एक विडंबना हम देखते हैं कि इस प्रकार की चीजें समाज के बीच में आ रही है। एक व्हाइट कॉलर क्राइम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही है कि एक व्यक्ति, हो सकता है वो डॉक्टर, हो सकता है वो इंजीनियर, हो सकता है वो किसी पद के अंदर कोई एडीसी बैठा हो, उसके तार कहां पर जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समस्त जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर खड़ा करने का काम इस घटना के बाद से हुआ है। हम अर्बन नक्सल की बात कर रहे थे कि वो नक्सल जो हमारे बीच में हमारे आसपास घूम रहे होंगे, अच्छे हमें दिख रहे होंगे कि वो अधिकारी हैं, अच्छे प्रोटोकॉल में घूम रहे होंगे और ना जाने कौन उसमें से क्या निकल जाए, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हमारी इंटेलिजेंस को इसको लेकर बहुत संजीदगी से इस विषय को जांच करने की आवश्यकता है और इस विषय के ऊपर जांच करके ये ढूंढने की आवश्यकता है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में रहकर सरकार से पैसा भी ले रहे हैं और काम वो किसी विदेशी ताकत को लेकर कर रहे हैं। ऐसी विभाजनकारी शक्तियों को भी ढूंढने की आवश्यकता है। देखें, जो दिल्ली में लाल किले पे घटना हुई है, बड़ी मैं समझता हूं कि इससे कुछ हमारी एजेंसीज को भी उनकी नालायकियां, उनकी कमियां भी उजागर हुई हैं। लेकिन जो एक नेटवर्क था, जो मॉड्यूल था इन लोगों का, जिस तरीके से ये लोग षड्यंत्र करते थे, तो सामने आज ये आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी, पहले तो ये कहा जाता था चूंकि ये पढ़ नहीं पाए इसलिए ये मिलिटेंसी की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आई हैं, वो लोग जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने सीटें निकाली, नीट से निकाली, किसी और जगह से निकाली, और कई लोग ऐसे थे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नौकरी में आए और नौकरी में आने के बाद इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह, सरकारी तनख्वाह पाने के बाद, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पहुंचे हुए लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूं कि ये नेटवर्क अभी और भी बड़ा होने वाला है। इसमें कुछ लोग जो प्रशासन में हैं, मैं तो आईएएस आईपीएस की भी बात करूंगा, उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा जखीरा पाकिस्तान से चले या किसी दूसरे देश से चले और वो हमारी राजधानी तक पहुंच जाए, और वो राजधानी जहां हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारी पूरी भारत सरकार वहां रहती है, उनकी सुरक्षा का मामला था। मैं समझता हूं कि ये देश के अंदर एक खतरे की घंटी है और इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ तो हम लड़ लेंगे, लेकिन हमारे जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ एक बड़ा भारी युद्ध करने की जरूरत है। और आम नागरिक को भी चाहिए कि अगर वो अपने आस पड़ोस में अगर इस तरह की गतिविधियां देखे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे बिना डरे हुए। जिस तरह से बताया गया कि डॉक्टर ने 14-15 बड़ी बड़ी अटैचियां वहां पहुंचाई और उनको कमरे में ले गए, क्या जो लोग थे जब वो अटैचियां गाड़ी से उतरी वो देख नहीं रहे थे कि ये क्यों लाई गई इतनी बड़ी अटैचियां, और फिर वो कभी उस कमरे से बाहर नहीं आई, उस कमरे को बंद कर दिया गया, उसमें आखिर था क्या। और 2900 किलो आरडीएक्स एक जगह पहुंचता है, तो क्या इसके लिए लोगों का फर्ज नहीं बनता था, आम नागरिक का फर्ज नहीं बनता था वो इसको करे। ये ठीक है कि इसमें सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो गुप्तचर हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं ये कमियां रही हैं कि समय रहते उनका अलर्ट नहीं पहुंचे, और अगर अलर्ट पहुंच जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। निसंदेह हमारी एजेंसीज, हमारी सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। अब वक्त आ गया है कि देश की जनता को एकजुटता का परिचय देना होगा और अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। और जिस तरह से आतंकवाद की बात करें, आतंकवाद के मंसूबों पर जो है हम सबको पानी फेरना होगा और सख्त कदम जो है और उठाने होंगे, और रणनीति में जो है बदलाव करने की अति आवश्यकता है। और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो है और ठोस कदम उठाएगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।